हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और आज हम स्टडी कर रहे हैं हमारी पेपर 1 की यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड हमारे 25 एमसीक्यूज। स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज वो हैं जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रिपीटेशन के साथ आपसे पूछे जाते हैं और साथ साथ बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कैरी करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जाम में आप जानते हैं कि जो आपका पेपर 1 है वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग रहता है, क्योंकि पेपर 1 में ही आप जितना अच्छा स्कोर कर लेंगे आपके जेआरएफ की प्रिपरेशन का जो फाउंडेशन है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट, पेपर 1 की आज हम जो यूनिट 1 को स्टडी कर रहे हैं दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस एनालिसिस में जब हमने अपना ट्रेंड एनालाइज किया था, हमारी जो प्रीवियस ईयर 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस थे उसको हमने एनालाइज किया था कि उसका जो पेपर का लेवल आ रहा है वो किस यूनिट से कितना लेवल आ रहा है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने देखा था कि वो हमारा इजी टू मॉडरेट चल रहा है। तो स्टूडेंट, यानी कि ये वाली यूनिट जो है ये हमारी स्कोरिंग हो सकती है अगर हम इस पे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फोकस कर लें और बहुत अच्छी तरह से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें तो हम यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हैं। यानी कि हमारा यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, बिना देरी किए और बिना ही किसी तरीके की लापरवाही दिखाते हुए हम शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। स्टूडेंट्स, आपको फोकस करना है तो सिर्फ और सिर्फ किस पर करना है, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने पर, और साथ साथ आपको फटाफट से कर लेना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियोस भी आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट पर, जो हम आपको आपके जीरो लेवल से एग्जाम प्रिपरेशन लेवल तक पहुंचाने में आपको मदद करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि अपडेटेड नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? द टर्म हर्मैटिक्स इज ड्रॉन फ्रॉम। जो हमारा हर्मैटिक्स है ये क्या होता है? इसका मतलब होता है टेस्ट की इंटरप्रिटेशन, यानी कि उसका अर्थ समझना, कि हमारा जो टेक्स्ट यानी कि कोई भी अगर टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, ये क्यों लिखा हुआ है, इन सब चीजों को समझना। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को समझने के लिए यूज हुआ था। जैसे कि अगर हम करें बाइबल को समझने में, रामायण को समझने में, गीता को समझने में, इन सब को ये समझने में हमारा यूज होता था। इसलिए इसका संबंध जो है वो हमारा थियोलॉजी से यानी कि धर्मशास्त्र से है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी दैट इज थियोलॉजी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डिलिंक्वेंसी इज कमिटेड बाय द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप। स्टूडेंट्स, अब डिलिंक्वेंसी क्या होती है? जो हमारा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती है, इसका मतलब होता है बच्चों या फिर किशोरों द्वारा कानूनी कोई भी विरोधी, कानून के खिलाफ कोई भी काम करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आमतौर पर जो डेलिक्वेंसी होती है वो हमारी 8 साल से 18 साल तक के बच्चों को यहाँ पर उसको ज्वाइन किया जाता है। यानी कि जो बच्चे 8 साल से बड़े और 18 साल तक के, 18 साल से उम्र के कम के होते हैं वो हमारा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा डेलिक्वेंसी का क्या पॉइंट आ जाता है? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को पता ही होने चाहिए। तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है आज की क्लास और एंड तक तो बिल्कुल देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अ टीचर इज फेस्ड with the problem of choosing the appropriate teaching method for the transaction of a course content. Which branch of philosophy will most appropriately describe his or her predicament? स्टूडेंट्स, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि जो टीचर होता है वो अपने बच्चों को किस तरीके से समझा सके, अपने उनके बच्चों को कैसे कोई मेथड समझ में आ सके, उसको अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल के थ्रू, अलग अलग मेथड्स के थ्रू वो अपना समझाने की कोशिश करता है। तो जब वो अपना एक एप्रोप्रिएट मेथड को चूज करता है अपनी बात समझाने के लिए बच्चों को, तो ये कौन सा होता है? दैट्स कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। ये हमारा क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी होती है, क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी जो नॉलेज है वो नॉलेज को प्राप्त करने का तरीका होता है। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि आप नॉलेज को गेन कैसे कर सकते हैं, शेयर कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एन एक्सटेंशनलाइज्ड
टीचर शुड एम्फेसाइज होम, ये किस पर हमारा करेगा, यानी कि जो हमारा एक्सटेंशनलिज्म होता है वो किस चीज पर फोकस करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करें अगर एक्सटेंशनलिज्म की, तो वो कहता है कि हर एक जो व्यक्ति है वो यूनिक होता है और अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए सफिशिएंट भी होता है। इसलिए जो हमारा एक्सटेंशनलिस्टिक एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा फोकस किस पे करता है, फ्रीडम पर करता है। सबसे पहली चीज उसकी किस पे होती है, फ्रीडम पर होती है। दूसरा फोकस उस पर किसका रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का रहता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हमें क्या करती है, हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। हम जिम्मेदार बनेंगे तो हम डिसीजन ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली लेंगे। उसके बाद आता है सब्जेक्टिव फीलिंग। ऑब्वियसली जो हमारा सब्जेक्टिव फीलिंग यानी कि जो हमारी पर्सनल फीलिंग है वो हमारे डिसीजन को तो अफेक्ट करेगी ही करेगी, तो हमारा यहाँ ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेट लिविंग। तो स्टूडेंट जो कॉर्पोरेटिव लिविंग होता है ये बेसिकली आपका पर्सनल से नहीं होता बल्कि सोशल फिलॉसफी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ये आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, जो हमारी इफेक्टिवनेस है टीचिंग की वो किस चीज से जज की जाती है। स्टूडेंट टीचिंग आपकी तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब स्टूडेंट्स कुछ उससे सीख जाता है। अब मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको नहीं अडैप्ट करेंगे, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, मेरी टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सबसे बेसिक क्या रहता है, कोर्स कवरेज नहीं, कोर्स कंप्लीट करने से बिल्कुल भी हमारी टीचिंग कंप्लीट नहीं होती है। स्टूडेंट इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट है लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आया तो फिर भी हमारी टीचिंग यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती है। लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल जब हमारा स्टूडेंट के पास से कोई आउटकम निकल के आ जाएगा, जब हमें लगेगा कि हाँ हमारा स्टूडेंट सही तरीके से समझ गया है, तभी हमारी टीचिंग कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूज ऑफ टीचिंग एड इन द क्लासरूम, स्टूडेंट टीचिंग एड्स आपके हेल्पिंग टूल्स होते हैं, ये कंप्लीट टीचिंग नहीं होती है, ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है ऑप्शन नंबर 6। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स यानी कि दो असर्शन और रीजन दिए हुए हैं, उनके बीच में आपको एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। सबसे पहला आपको असर्शन दिया गया है, फिलॉसफी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो आपकी फिलॉसफी है वो ही बताती है कि एजुकेशन का गोल क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो फिलॉसफी है वो ही तो हमें एजुकेशन के गोल तक पहुंचाएगी, वो ही तो हमें बताएगी कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है रीजन आपका, एजुकेशन डिपेंड्स मोस्टली ऑन फिलॉसफी। तो स्टूडेंट एजुकेशन और फिलॉसफी तो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते ही हैं, ये तो एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाती है। और साथ साथ जो आपका रीजन है वो आपके असर्शन को डिफाइन भी कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज बोथ आर ट्रू। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। Behavior pattern that increases in frequency when followed by a reward is known as। स्टूडेंट यहाँ पर बात की जा रही है कि किसी भी बिहेवियर के बाद अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो बिहेवियर आपका बार बार होने लगता है, यानी कि आप उसको रिपीट करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे बच्चे को क्या पता है कि उसको रोने के बाद दूध मिलेगा, ठीक है, छोटा बच्चा होता है उसको ये पता है कि मुझे रोने के बाद ही दूध मिलेगा, तो उसको जब भी भूख लगेगी वो रोएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये उसके बिहेवियर को एज अ रिवॉर्ड दिखा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं, इसी स्टेटमेंट को बोला जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग। यानी कि जब भी एक फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी काम किया जा रहा है विदाउट मोटिव ऑफ अ रिवॉर्ड, ठीक है, हमें पता है कि हमें जब रिवॉर्ड मिलेगा तो ही हमें मतलब अगर हम ये काम करेंगे तो हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे अगर हम मेहनत करेंगे, मेहनत करने के बाद अगर हमें कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, हमें पता है कि अगर हम ये वाली स्टेटमेंट अगर करेंगे या ये वाला काम करेंगे तो उसके बाद हमें रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाएगी। ठीक है,
तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये हमारा BF स्किनर ने दिया है। इनके राइटर के बारे में भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स आपको हर एक थियोरी के राइटर के बारे में तो बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये थियोरी हमें किसने दी है, BF स्किनर ने आपको ये थियोरी दी है। तो स्टूडेंट आपको हर एक थियोरी के राइटर के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो BF स्किनर ने आपको कौन सी थियोरी दी है, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी क्या कहती है, ये आपकी इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड, यानी कि जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी कृत्य कर रहे हैं, किस मोटिव से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उस मोटिव से अगर आप कोई भी फंक्शनिंग कर रहे हैं तो वो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाएगी। और ये थियोरी आपको दी है BF स्किनर ने। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है, याद रखना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पुट हो सकता है। ये आपसे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये वाली थियोरी किसने दी है। ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग आपको किसने दी है। साथ साथ यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के रूप में भी दिया जा सकता है मैच द फॉलोइंग की में, कि आपको मैच करनी है लिस्ट 1 को लिस्ट B में, यानी कि जो थियोरी है और जो उसके प्रोपाउंडर है उनके बीच में आप उनको लिंक स्टेब्लिश करना है। तो स्टूडेंट अगर आपको एक भी थियोरी पता है तो आप उससे अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। ये भी नहीं कि फास्ट मोड में देखना है, बिल्कुल आराम से समझिए स्टूडेंट। 10 मिनट की वीडियो है लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिल्कुल भी देरी नहीं लगानी है, बिल्कुल भी लालच नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल कंपीटेंस। यहां पर बात की जा रही है स्टूडेंट्स आपके पर्सनल कंपीटेंस की, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा पर्सनल कंपीटेंस है ये आपको किसने दिया है, ये आपको दिया है डैनियल गोलमैन ने। किन्होंने दिया है, डैनियल गोलमैन ने। की जो थियोरी है वो किस चीज पर फोकस्ड है, वो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल के रूप में है, ठीक है। वो किस पर फोकस करते हैं, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल पर फोकस करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका क्या होता है, एम्पैथी नहीं। एम्पैथी जो आपका आता है ये सोसाइटी की तरफ से आता है, ये आपका सोशल कंपीटेंस का पार्ट है, आपका पर्सनल कंपीटेंस का पार्ट नहीं है। मोटिवेशन, यस, मोटिवेशन क्या होगा, ये आपकी पर्सनल कंपीटेंस देगा, यानी कि आपको पर्सनली मोटिवेट करेगा। सोशल स्किल आपकी सोसाइटी से रिलेटेड होगा, यानी कि सोशल आपका कंपीटेंस हो गया, ये आपका पर्सनल नहीं है। नेक्स्ट आता है सेल्फ अवेयरनेस, बिल्कुल सही बात है, सेल्फ अवेयरनेस आपका क्या होगा, पर्सनल होगा। सेल्फ रेगुलेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेल्फ रेगुलेशन जो होगा ये भी आपका पर्सनल कंपीटेंस है, यानी कि आपकी पर्सनल लेवल पर आपके पर्सनली इमोशनल इंटेलिजेंस को ये यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 2, 4 एंड 5, that is option C will be the right answer for this particular question. I hope students आपको समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है हमारे साथ ये जो क्वेश्चन की सीरीज है उसको समझने में, उसके कॉन्सेप्ट को समझने में। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, तो तब भी कमेंट जरूर कीजिए और अपने फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट जब आपके फीडबैक्स आते हैं तो हमें मोटिवेशन होता है, हमें मन करता है कि हम और ज्यादा आप लोगों के साथ मेहनत करें। तो स्टूडेंट बिना देरी किए, बिना लालच किए कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर आपके पास दो स्टेटमेंट दी हुई है, उन दोनों स्टेटमेंट के बीच में आपको एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कही है, one of the basic principles of progressive view of teaching is that education should be life itself rather than a preparation for living। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपकी क्या कहती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है कि स्कूल की लर्निंग रियल लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए आपको तैयार नहीं करती, बल्कि ये आपकी खुद एक लाइफ का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि ये तो कहा जाता है ना स्टूडेंट्स के ज्ञान को आपसे कभी कोई दूर नहीं कर सकता। ये आपकी ऐसी दौलत है जिसे आप कोई नहीं चुरा सकता, ठीक है। ये एक ऐसी फाउंडेशन है आपकी जिसको जिंदगी में कोई नहीं हिला सकता। तो स्टूडेंट एजुकेशन जो है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपकी क्या कहती है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए रेडी नहीं करती है, बल्कि आपकी लाइफ का एक बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा बन जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड आपकी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू रिकंसिलिस्टिक व्यू ऑफ एजुकेशन द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक।
तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है स्टूडेंट, ये भी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो आपका रिकंस्ट्रक्शनिज्म है उसका मेन जो एम होता है, जो उसका मेन एम है वो क्या है, उसका सोसाइटी को बेटर बनाना है। ठीक है, इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन एक डेमोक्रेटिक और सोसाइटी को बनाने में, एक सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत ही ज्यादा सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आपका सोशल ऑर्डर है और ये बिल्कुल जेन्युइनली आपका डेमोक्रेटिक होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाती है, यानी कि स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, एंड ऑलमोस्ट stimulus occurrence of the stimuli and of the responses to them, it is called। स्टूडेंट सबसे पहले बात की जा रही है आपकी स्टिमुली की। ठीक है, तो स्टिमुली और रिस्पॉन्स जब दोनों आपके एक साथ होते हैं तो लर्निंग होती है। ठीक है, ये कौन सी थ्योरी कहती है, ये आपकी कॉन्टिग्यूटी थ्योरी कहती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाता है। यहाँ पर क्या कहता है, जब आपका रिपीटेशन भी हो रहा है और साथ साथ आपको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो जब दोनों चीजें एक साथ हो जाती हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपकी कॉन्टिग्यूटी थ्योरी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द केस ऑफ अ टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय यू एज अ टीचर। अब आपको यहाँ पर क्या बनना है, एक टेस्ट पेपर बनाया है एज अ टीचर और आपको बताना है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका सफिशिएंट यानी कि सिग्निफिकेंट कब होगा, बिल्कुल ट्रू कब होगा। इफ अ टेस्ट इज रिलायबल इट इज ऑब्जेक्टिव, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपका टेस्ट रिलायबल है और ऑब्जेक्टिव तभी वो ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर गलत हो जाती है। इफ अ टेस्ट इज वैलिड इट इज रिलायबल ऑल्सो, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। अगर आपका टेस्ट वैलिड होता है, यानी कि अगर आपका टेस्ट आपने जो उसमें डाला है, जो भी आपने उसमें कंटेंट यूज करे हैं वो अगर आपके वैलिड है, यूजफुल है, तभी वो रिलायबल होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपके लिए कोई टेस्ट पेपर बनाऊं और वो आपको लगे कि आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, तो तभी तो आप उस पर विश्वास करेंगे ना, तभी तो आपके लिए वो रिलायबल होगा ना। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, इफ अ टेस्ट इज रिलायबल इट इज वैलिड, नहीं अगर आप उसमें विश्वास करेंगे तभी वो वैलिड होगा, नहीं ऐसा नहीं है। इफ अ टेस्ट इज वैलिड एंड रिलायबल इट इज यूजेबल। भाई देखो एक साथ तो नहीं होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर हम उस पर विश्वास करेंगे और उस पर वो सही होगा तभी हम उस पर यूजफुल होगा। तो ये स्टेटमेंट भी थोड़ा सा सही नहीं बैठ रहा है, यानी कि स्टेटमेंट बी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, कि अगर आपका टेस्ट वैलिड है तो वो रिलायबल भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, फैमिली इज द मेन एजेंसी ऑफ। स्टूडेंट ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसमें तो बच्चों को बहुत बिल्कुल प्रॉब्लम होती ही नहीं है। और फैमिली क्या है, फैमिली तो हमारी ऐसी है जहाँ पे हम फ्रीली कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी बात कर सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं, हाय हेलो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी, ये तो आप सबसे पहले जानेंगे ना स्टूडेंट, की जो फैमिली होती है वो आपकी फर्स्ट एजुकेटर होती है, फर्स्ट टीचर होती है। ठीक है, वो एक फर्स्ट एनवायरमेंट है आपका जहां से आप सबसे ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट वहां पर आपने, वहीं से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, वहीं से आपकी फाउंडेशन क्रिएट हुई है। तो स्टूडेंट ये एक ऐसी एजुकेशन है आपकी जो किसी भी फॉर्मेलिटी के साथ नहीं होती है, जहां पर आपको प्लस पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी दोनों तरीके से आपको समझाना जरूरी होता है। कभी कभी तो आप क्या करते हैं, आप अपने बड़ों को देखकर सीख जाते हैं, कभी आप क्या करते हैं, उनके समझाने पर समझ जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। फैमिली इज अ इनफॉर्मल एजुकेशन। जो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर, पेरेंट्स, ये सब होते हैं, ये सब आपके इनफॉर्मल एजुकेटर्स होते हैं। ठीक है, जो ना चाहते हुए भी आपको जिंदगी में बहुत बड़े बड़े वाक्य सिखा देते हैं, बहुत बड़े बड़े लेसन दे देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। A teacher gives lots of positive and negative examples to support his or presentation in the classroom. This will related to which level of teaching? अब स्टूडेंट यहाँ बताइए, अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ।
ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर काफी सारी जो थियरीज हमारे सामने आई है, उन थियरीज को मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, किसी को पॉजिटिव के थ्रू समझाया, किसी को नेगेटिव के थ्रू समझाया। तो मैं क्या कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, यानी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट हो। तो यहाँ पर क्या है, जब कोई भी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग लेवल इन यू। मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू BF स्किनर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बात कर रहे हैं हम BF स्किनर की बात कर रहे हैं। BF स्किनर के अकॉर्डिंग जो हमारी चिल्ड्रन के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो किस चीज से होता है। अब स्टूडेंट आप ये वाली बात तो समझेंगे ना कि जो हमारा चिल्ड्रन होता है, छोटा बच्चा होता है, ठीक है, अगर वो बंगाल में रह रहा होगा या फिर वो साउथ में रह रहा होगा या फिर वो नॉर्थ में रह रहा होगा या किसी फॉरेन एरिया में रह रहा होगा, जहां पर भी वो रह रहा होगा उसकी लोकल लैंग्वेज ही उसकी मातृभाषा बन जाएगी, यानी कि उसकी बेसिक लैंग्वेज बन जाएगी। वो कैसे बनती है, क्या कारण होता है? तो यहाँ पर हमारे जो BF स्किनर है वो हमारे बिहेवियरिज्म के सपोर्टर हैं। उनके अकॉर्डिंग बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज सीखता है उस तरीके से जो बच्चों को बड़ों को रिपीट करते हुए करता है, यानी कि जो बड़े हमारे इमिटेट करते हैं, बच्चों की नकल करते करते बच्चा सीखता है। ठीक है, अब जैसे मैं अपने बच्चे के साथ जिस लैंग्वेज में बात करूंगी, मेरा बच्चा उसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो जाएगा और उसी को सही बोलने के पर अगर मैं उसको रिवॉर्ड दूं, रीइंफोर्समेंट दूं, ठीक है, तो उससे वो क्या करेगा, उससे वो मोटिवेट होगा दोबारा करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, अब मेरा बच्चा अगर मुझे मम्मा बोलेगा और मैं खुश होंगी, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा कोशिश करेगा मेरे को मम्मा बोलने की। और वहीं अगर उसने मेरे को कुछ कहा और मैंने उस पर गुस्सा किया, तो वो क्या कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो शब्द दोबारा यूज ना करे। तो यहाँ पर BF स्किनर का क्या कहना है कि बच्चा जो है वो बड़ों को इमिटेट करता है और साथ साथ रीइंफोर्समेंट पर फोकस करता है कि मेरे यहाँ पर अगर मैंने कुछ करा है, मैंने कोई नकल की है, तो उसका रीइंफोर्समेंट कैसा हो रहा है, उसका रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारे BF स्किनर है वो कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चों में वो इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट के जरिए होता है। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब कुछ डिपेंड करता है उसकी सराउंडिंग पर, उसके बड़ों के ऊपर, क्योंकि बड़ों को देखकर ही बच्चा सीखता है। ये तो बात आपने बहुत बार सुनी होगी बड़ों के मुंह से भी कि जैसा आप करोगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। ठीक है, तो ये ही BF स्किनर की थियोरी है, वो ही हमारे बिहेवियरिज्म को सपोर्ट करते हुए समझा रहे हैं हमें कि बच्चा जो है वो इमिटेट करता है और साथ साथ रीइंफोर्समेंट के जरिए ही अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्नोपेडोलॉजी कंपिटेंसी इज, टेक्नोपेडोलॉजी क्या होती है? A science of using technology in teaching, a technique of combining principle of technology and principle of teaching, a set of skills of interweaving technology into teaching and learning both scientifically and aesthetically, a competence to develop technopedagogy system in education। अब स्टूडेंट्स के लिए तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टेक्नोपेडागोजी कंपिटेंसी होता क्या है। तो इसका मतलब होता है टीचर वो स्किल जिससे वो टेक्नोलॉजी को टीचिंग के साथ इफेक्टिवली इंटीग्रेट करे और बच्चों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा सके। अब स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, मेरे पास प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं, मेरे पास सब चीजें यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वे में किया है। जो आपको इसको समझाना है मैंने उसकी प्रिपरेशन भी की है, जो किस मेथड से समझाना है वो भी मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, कौन कौन से एग्जांपल्स मुझे आपके साथ यूज करने मैंने वो भी सब कुछ प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आई हैव यूज्ड टेक्नोपेडागोजी कंपिटेंसी। यहाँ पर मैंने अपनी टीचिंग स्किल में अपनी टेक्नोलॉजी को टीचिंग के साथ इफेक्टिवली इंटीग्रेट करते हुए आपके लिए एक बहुत ही इफेक्टिवली प्रेजेंटेशन रेडी की है। ठीक है, आपके लिए एक बहुत अच्छा लेक्चर रेडी किया है। तो ये ही तो है टेक्नोपेडागोजी कंपिटेंसी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अ सेट ऑफ स्किल ऑफ इंटरवीइंग टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग लर्निंग बोथ साइंटिफिकली एंड एस्थेटिकली। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। जब हम टेक्नोलॉजी को टीचिंग व्यू में उनके साथ इंटीग्रेट करते हुए अपनी टीचिंग मेथड को और ज्यादा इंप्रूव कर देता है, दैट्स कॉल्ड टेक्नोपेडागोजी कंपिटेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज रिप्रेजेंट द चेंज प्रोसेस अंडरलाइंग एजुकेशनल सिस्टम ऑफ
फ्री इंडिया, फ्री इंडिया। अब आप बताइए मुझे कि इंडिया फ्री कब हुआ था? इंडिया हमारा फ्री कब हुआ था? इन 1947। 1947 में हमारा क्या हुआ था? इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। तो उसके बाद हमारे एक अंडरलाइन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंज आया, किस तरीके से हमारी एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारा क्या होगा? साइकोलॉजिकल चेंज? नहीं, सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल चेंज नहीं आया होगा, सबसे पहले पॉलिटिकल चेंज आया। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 1947 में जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, फ्रीडम आया था हमारे यहाँ पर, सबसे पहले क्या हुआ था? हमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज मिली थी, ठीक है। तो पॉलिटिकल चेंज आया था। पॉलिटिकल चेंज आने के बाद क्या हुआ? पॉलिटिक्स ने हमारी सोसाइटी को चेंज किया, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल चेंज से क्या हुआ? सोशल चेंज आया। सोशल चेंज आने से क्या हुआ? लोगों की सोच बदली, यानी कि साइकोलॉजिकल चेंज आया। साइकोलॉजिकल चेंज आने से क्या हुआ? हमारी एजुकेशनल चेंज आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही प्रोसेस क्या रहता है? दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17, आपका क्या कहता है? विच ऑफ द स्ट्रेटेजीज इज इन द लिस्ट गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विद डायरेक्ट टीचिंग? स्टूडेंट यहाँ पर बात की जा रही है डायरेक्ट टीचिंग से। तो स्टूडेंट डायरेक्ट टीचिंग के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देख लें। डायरेक्ट टीचिंग में आपके चार कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एक्सप्लेनेशन, हाउ आर यू एक्सप्लेनिंग योर पॉइंट। दूसरा आता है प्रैक्टिस, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप उसको प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे फीडबैक कैसे दे रहे हैं, और उसके बाद मेरा रिव्यू कैसा चल रहा है। दैट्स दीज फोर पार्ट्स आर कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड विद डायरेक्ट टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहला तो प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया ही है कि हाउ एम आई एक्सप्लेनिंग अ पॉइंट टू यू, यहाँ पर मैं कैसे अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये सबसे पहला मेरे डायरेक्ट टीचिंग का पार्ट हो गया है। नेक्स्ट आता है प्रमोटिंग इंक्वायरी। इंक्वायरी हमारी डायरेक्ट टीचिंग नहीं होती है स्टूडेंट्स, ये आपकी सपोर्टिव टीचिंग होती है। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं करते हैं, यहाँ पर समझाने की पर बात हो रही है। कॉन्सेप्ट तो आपका एक सिलेबस का पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर नहीं आएगा। गिविंग रिव्यूज एंड रिकैपिचुलेशन, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, हम रिव्यू कैसे दे रहे हैं और रिकैपिचुलेट कैसे कर रहे हैं। स्टूडेंट रिकैपिचुलेट होता है किसी भी चीज को इन ब्रीफ समझना, ठीक है, संक्षिप्त में बात करना। इन शॉर्ट अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो वो हमारा रिकैपिचुलेशन होता है। और यहाँ पर हम जो रिव्यू लेते हैं वो लास्ट में क्या करते हैं? शॉर्ट में बता दो बस आपको कैसे लगा हमारी क्लास। जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो फीडबैक जरूर दीजिए, यानी कि रिकैपिचुलेट जरूर कीजिए और रिव्यूज जरूर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक, बिल्कुल फीडबैक लेना, फीडबैक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फीडबैक से ही पता चलता है कि हम जो समझाना चाह रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो ये भी आपकी डायरेक्ट टीचिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट है वो आपका डायरेक्ट टीचिंग के बाद आता है, यानी कि ये आफ्टर टीचिंग पार्ट है, ये आपका डायरेक्ट टीचिंग का पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शंस क्या हो रहे हैं? 1, 4 एंड 5, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स यू आर एंजॉइंग आवर सीरीज, आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है हमारे साथ पढ़ते हुए। स्टूडेंट्स अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती जा रही हूँ और आपको समझ में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बता दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मजा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो वो भी बताइए। और अगर आपको लगता है कोई भी और एडिशनल होना चाहिए हमारी एजुकेशन में, हमारी एजुकेशन पैटर्न में अगर हम और कुछ ऐड हमें करना चाहिए तो वो भी बिल्कुल जरूर बताइए हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी which deals with the theory of, जो हमारा एपिस्टेमोलॉजी है वो आपकी किस थियोरी पर डील करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपका एपिस्टेमोलॉजी होता क्या है? एपिस्टेमोलॉजी स्टूडेंट्स कंप्लीटली बेस्ड होता है आपका नॉलेज पर। नॉलेज क्या है, कहाँ से मिल रही है, क्या सच है, क्या झूठ है, हमारा एपिस्टेमोलॉजी इसी पर घूमता है, इसी पर ही इसका बेस रहता है। तो यहाँ पर रियलिटी नहीं होता, एग्जिस्टेंस नहीं होता, बल्कि किस चीज पर फोकस होता है? एपिस्टेमोलॉजी का नॉलेज पर, ज्ञान पर, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर्स हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। यहाँ पर पूछा गया है जो हमारी इंटीग्रल एजुकेशन है वो किसने उस पर फोकस किया है, तो ही इज सर यूरोबिंदु। ये कौन थे हमारे सर यूरोबिंदु। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन को बच्चों के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सभी पहलू को डेवलप करना था। उन्होंने अपनी एजुकेशन में हमें ये बताया कि हमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि किताबी कीड़ा बनाना है, बल्कि उन्होंने कहा है उनके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल जो हमारे पहलू हैं, जो उनके मेन मोटिव्स हैं, उनको हमें डेवलप करना है, उनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये हमारा उनका इंटीग्रल एजुकेशन का पार्ट था, इंटीग्रल एजुकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर उनके एजुकेशन में, सर औरोबिंदो की एजुकेशन सिस्टम में, इंटीग्रल एजुकेशन में 4 की पॉइंट्स कौन कौन से थे? आपके फिजिकल थे, इमोशनल, स्पिरिचुअल, स्टूडेंट ये बिल्कुल मत छोड़िएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मैं उसको बहुत ही हद तक आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, हर एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो थियरी आपको दी है वो किसने दी है, मैं उससे रिलेटेड भी आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये भी क्लियर कर लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर होने के चांसेस हैं। ठीक है, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया और साथ साथ आपका मेंटल हो गया। तो ये आपके 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन पर फोकस करते हुए सर औरोबिंदो ने फोकस किया है अपनी एजुकेशन थियरी में। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पिच ऑफ द टीचर्स वॉइस इन द क्लासरूम इज डिस्क्राइब्ड एज। स्टूडेंट्स पिच क्या होती है? वॉइस पिच, टोन, स्पीड, वॉल्यूम, पोज, ये सब क्या है? ये सब आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। अगर आप सभी सही स्पीड में बात नहीं कर रहे हैं, सही वॉल्यूम आपकी नहीं है, आप सही जगह पर पोज नहीं ले रहे हैं, आपकी टोन सही नहीं है, आपकी पिच सही नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं बहुत तेज से बोलते चले जाऊं, आपको सुनाई ना दे, मेरी आवाज बहुत धीरे हो, आपको समझ में ही ना आए, तो उसका क्या फायदा? कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगी? जब आपकी वॉइस क्लियर होगी, आपकी साउंड क्लियर होगी, आपकी पिच क्लियर होगी, आपकी स्पीड सही होगी, इजी लैंग्वेज में आप समझ सकते होंगे। तो ये सब कुछ आपकी टीचर्स वॉइस पर होता है और ये सब आपका किस चीज पर बेस्ड होता है? दैट इज पैरालैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट, जो आपकी पैरालैंग्वेज होती है वो आपकी कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं होती है, वो आपकी कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान दीजिए, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन पेपर। अच्छा क्वेश्चन पेपर कैसा नहीं होना चाहिए, यानी कि कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है? तो सबसे पहला आ गया आपका सब्जेक्टिविटी, बिल्कुल सही है, सब्जेक्टिविटी ही होता है स्टूडेंट, क्योंकि सब्जेक्टिविटी जो होती है वो आपके क्वेश्चन पेपर में बायसनेस लेकर आती है। ठीक है, रेस्ट ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल सही होता है, रिलायबिलिटी, वैलिडेशन, ये सब आपके बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका नॉट वाला ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज सब्जेक्टिविटी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर क्या कहा गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, स्टेटमेंट मिले हैं आपको यहाँ पर, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कोर ऑफ द टीचिंग प्रोसेस इज द अरेंजमेंट ऑफ एनवायरमेंट within which students can interact and study how to learn। स्टूडेंट बिल्कुल सही बात है, मॉडर्न टीचिंग का मेन मोटिव क्या होता है? मॉडर्न टीचिंग सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना नहीं होता, बल्कि वो आपको एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जहां पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी के साथ लर्न करता है, इफेक्टिवली लर्न करता है, मतलब उसको मजा आए समझने में। तो यहाँ पर इंटरेक्ट करता है वो और हाउ टू लर्न सीखता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आता है स्टेटमेंट 2, अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लर्निंग एनवायरनमेंट।
नॉट अ डिस्क्रिप्शन तो नहीं है। मॉडल टीचिंग तो आपकी डिस्क्रिप्शन है लर्निंग एनवायरनमेंट का, तो ये नॉट आने की वजह से ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर गलत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स फाइंड की बिहेवियर। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, आपको की बिहेवियर बताना है। तो सबसे पहला है डायरेक्ट ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, अगर मुझे अपनी टीचिंग बिहेवियर्स को, इफेक्टिव टीचिंग को अगर मुझे देखना है तो मुझे सबसे पहले क्या देखना होगा कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो आपको इफेक्टिवली सुनाई दे, समझ में आए, यानी कि मेरा डायरेक्ट ऑडिबल और ओरल डिलीवरी जो बच्चों को हो रही है वो बिल्कुल सही हो। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाती है। नेक्स्ट आता है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इलेबोरेट ऑन एन आंसर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर मैं बच्चों को कहूंगी कि जो आपको समझ में आया है उसको इलेबोरेट कीजिए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए रिवर्स टू मी। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स्ड एट बर्थ। स्टूडेंट, ये इंटेलिजेंस जो है ये आपकी डायरेक्ट टीचिंग का पार्ट नहीं होता है, ये आपकी की बिहेवियर का पार्ट होता है, ये आपकी टीचिंग बिहेवियर में नहीं आता है। उसके बाद आता है वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, मेरे को बच्चों को अगर कुछ समझाना है और आपको एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे यहाँ पर अपना मोड चेंज करना होगा, ठीक है, और वो मुझे इफेक्टिवली समझाना है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होगा, ये आपका वेरिंग मोड ऑफ प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर विद अ मिनिमम ऑफ क्लास डिसरप्शन। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, टीचर का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेन मोटिव रहता है कि क्लास को बिना डिस्टर्ब किए वो अपनी क्लास को कंप्लीट करे, क्लासरूम में कोई भी ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो और बच्चे इफेक्टिवली अपनी क्लास को मैनेज कर सके। ये हमारे टीचिंग बिहेवियर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम एंड समराइज व्हाट हैज गॉन बिफोर। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, एक गुड टीचर क्या होता है, वो स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन करता है कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और एट द एंड ऑफ द क्लास आपको ब्रीफ करता है, यानी कि समराइज करता है कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो क्या है आपका 3, जो कि हमारा गलत हो गया, यानी कि जिस ऑप्शन में 3 है वो तो कट कर ही दीजिए। यहाँ पर अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 1, 4 एंड 5 एंड 4, 5 एंड 6। स्टूडेंट वैसे तो आपके आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए 1, 2, 4, 5 एंड 6, लेकिन कभी कभी क्या होता है एनटी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देती है, कुछ ऑप्शंस में ऑप्शंस दे देती है। जैसे आपको दोनों, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी सही लग रहा है और ऑप्शन डी भी सही लग रहा है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अब आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 4, 5 तो दोनों है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे कंपेयर किस में करना है, फर्स्ट और 6 में कंपेयर करना है। फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, ओरल डिलीवरी की बात कर रहा है, और लास्ट आपका क्या बता रहा है, समराइजिंग की बात बता रहा है। तो स्टूडेंट एक बात बताइए, इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग की अगर हम बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ साथ कई बार क्या होता है, अगर कहीं नोट्स आपको इफेक्टिवली मिल जाए तो उससे भी आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी एक वीक पॉइंट रख रहा है इन कंपैरिजन विद ऑप्शन 6। अगर बच्चे को पहले ही पता चल जाए कि मेरे को आज क्या पढ़ने को मिल रहा है और लास्ट में अगर एक बार क्विक रिवीजन हो जाए तो बच्चे का फाउंडेशन अच्छा हो जाता है। उसको पहले पता चल गया आज मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, उसका माइंड उसके लिए प्रिपेयर हो गया, और एट द एंड ऑफ द क्लास उसको अगर एक छोटा सा रिकैप मिल जाए, छोटा सा उसको अगर रिवाइज करने को मिल जाए, तो उसकी की कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपकी इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर को दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कोहेरेंट क्यूरिकुलम। स्टूडेंट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोहेरेंट क्यूरिकुलम, तो आपको उसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोहेरेंट क्यूरिकुलम होता क्या है। इसका मतलब होता है अगर आप कोई भी चीज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हो,
कोई भी अननेसेसरी आपने रिपीटेशंस नहीं रखा हुआ है और सब एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास से कनेक्टेड होकर चल रही है। ऐसा नहीं कि पहले आपने कुछ और पढ़ा दिया, उसके बाद कुछ और पढ़ा दिया, उसके बाद कुछ और पढ़ा दिया, ये नहीं, एक रिपीटेशन के साथ चल रहे हैं, कनेक्शन के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं, इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पर्पसफुल डिजाइन टू फैसिलिटेट लर्निंग। बिल्कुल सही बात है, ऑर्गेनाइज इसी तरीके से की गई और साथ साथ पर्पसफुली डिजाइन किया गया है आपका कोई भी लर्निंग फैसिलिटेट करने के लिए। इट इज फ्री ऑफ अकेडमिक गैप्स एंड नीडलेस रेपिटेशंस। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, कोई भी अकेडमिक गैप नहीं है और साथ साथ अननेसेसरी रिपीटेशंस नहीं है। उसके बाद आता है, इट इज अलाइंड अक्रॉस लेसन्स, कोर्सेज, सब्जेक्ट एरिया एंड ग्रेड लेवल्स। बिल्कुल सही बात है, ये उसी लेवल पर चल रहा है। तो यहाँ पर आपके तीनों लेवल आपके सही है कोहेरेंट क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन डी दैट इज 1, 2 एंड 3 बोथ आर ऑल आर द करेक्ट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, और आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि पेपर 1 की जितनी भी आपकी यूनिट्स होंगी उसमें हम अपने सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम एक यूनिट से 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की स्लाइड में हम अपनी 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और रेस्ट 25 क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे क्या कहता है स्टूडेंट, डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मींस, डायनेमिक अप्रोच की बात की जा रही है स्टूडेंट। डायनेमिक अप्रोच क्या है? डायनेमिक अप्रोच का मतलब हो गया कि मैं आपको समझा रही हूँ, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, मैंने तुरंत अपना मेथड चेंज कर दिया, दैट इज डायनेमिक टीचिंग मेथड चल रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, टीचिंग शुड बी लेक्चर बेस्ड, नो, टीचर शुड बी एनर्जेटिक। देखो टीचर तो एनर्जेटिक होना ही चाहिए, लेकिन ये हमारा टीचिंग मेथड नहीं है, डायनेमिक अप्रोच में नहीं आता है। टीचर शुड बी स्टूडेंट फ्रेंडली, नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीचर का स्टूडेंट फ्रेंडली होना बिल्कुल बेसिक नहीं है। स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज, बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज के थ्रू समझाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब आपको पता है, आपने देखा होगा जो आपके प्री स्कूल्स हैं, जो आपकी फाउंडेशन क्रिएट करने वाले स्कूल्स हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को बुक पे नहीं निर्भर करते, वो उनको समझा रहे हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज। वो कोशिश करते हैं बच्चों को अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके की उनके पास एक्टिविटीज प्रोवाइड करा के, कि कैसे उनको ये वाली एक्टिविटी कराई जा सके, कैसे उनको दूसरी एक्टिविटीज के थ्रू समझाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने फोकस किया है हमारे बहुत सारे की कॉन्सेप्ट्स पर। हमने यहाँ पर देखा है कि हमारे हर्मेनेutics क्या मतलब क्या होता है, जहां पर हम अपने धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं यानी कि थियोलॉजी को पढ़ते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है, ये आपका 8 से 18 साल तक के लोगों बच्चों पर होता है, जो हमारे कानूनी विरोधी अगर कोई काम कर लेते हैं उस पे। एपिस्टेमोलॉजी हमारी नॉलेज से रिलेटेड होता है, इनसे रिलेटेड हमने बहुत सारे की कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। टीचिंग हमारी सक्सेसफुल कब मानी जाती है, ये हमने देखा है। हमारे फिलोसफी क्या होती है, हमारे डैनियल गोलमैन ने क्या बताया है, बहुत सारे हमने यहाँ पर पैटर्न्स को देखा है। क्वांटिटेटिव थियोरी को पढ़ा है, बीएफ स्किनर को हमने उनकी थियोरी को पढ़ा है, बिहेवियरिज्म थियोरी को हमने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, फ्रूटफुल लगी है, वर्थफुल लगी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना और आगे भी ऐसी वीडियोस देखना, तो प्लीज स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, जिससे आने वाली कोई भी अपडेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स, प्लीज बी कनेक्टेड एंड बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज। थैंक यू।